हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल के M3R5 पाइथन चैप्टर 1 के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के MCQ। आप लोगों ने पिछला जो ट्यूटोरियल देखा है उसमें हमने पाइथन का पहला चैप्टर आपको थ्योरेटिकल बहुत समझाने की कोशिश करी थी और मुझे उम्मीद भी थी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ से पता लगा लूँगा। मैंने यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं और पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि आपको उनके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि अगर उनके नोट्स नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे आप जो हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं आप उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अगर उनके नोट्स बना लिए हैं तो इनके भी नोट्स बनाने हैं। एक एक से क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते चलिए, देखते चलिए और उनके आंसर भी बताते चलिए। बढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन हैं और 25 हमारे वन लाइनर हैं, तो उनको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम बताना है क्या है। ऑप्शन ए है चित्र होते हैं, निर्देशों की श्रृंखला है, कोड या बटन। क्या होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में जवाब दीजिए। कमेंट करिए फटाक से, राइट आंसर क्या है। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी पर देख के बता सकते हैं राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्देशों की श्रृंखला को एल्गोरिदम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, एल्गोरिदम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है आपको। एल्गोरिदम बनाया क्यों गया है? डेटा स्टोर करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, कोड को सजाने के लिए या फॉर्म बनाने के लिए? एल्गोरिदम करता क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको। 5 सेकेंड का समय है कि एल्गोरिदम का उद्देश्य होता क्या है। एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है, राइट आंसर बताना है ऑप्शन बी, समस्या का समाधान देना। यही एल्गोरिदम कहलाता है। जो समस्या है उसका समाधान एल्गोरिदम के नाम माध्यम से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, फ्लो चार्ट किसे दर्शाता है? वर्किंग प्रोसेस को चित्र के रूप में, टेक्स्ट को, आउटपुट को, ग्राफ को। फ्लो चार्ट में क्या मिलता है देखने को? फ्लो चार्ट क्या दिखाता है बताइए। 5 सेकेंड का समय है आपके। राइट आंसर देना है 5 सेकेंड में। राइट आंसर बताना है, फ्लो चार्ट किसे दर्शाता है? दैट इज वर्किंग प्रोसेस को चित्र के रूप में दर्शाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, फ्लो चार्ट का कौन सा चिन्ह निर्णय को दर्शाता है? आयत, डायमंड, वृत्त या तीर? अगर हमें निर्णय लेना है, डिसीजन बॉक्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे डिसीजन लेना होता है? आयताकार है, डायमंड शेप है, वृत्त है या तीर? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, डायमंड शेप में डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे इफ कंडीशन यूज करी जाती है ना, कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो। उसके लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये रहा, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में अंतर क्या है? गुड, बताइए। दोनों एक जैसे हैं, एक टेक्स्ट आधारित है और एक चित्र आधारित है। ये दोनों ग्राफ होते हैं, दोनों आउटपुट होते हैं। बताइए, 5 सेकेंड का समय है। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में अंतर है क्या? बताइए। दोनों बता चुके हैं, दोनों पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन बी, एक टेक्स्ट आधारित होता है और एक चित्र आधारित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? बाइनरी, सी, असेंबली या मशीन कोड? इनमें हाई लेवल लैंग्वेज बतानी है। कौन सी है हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 2 प्रकार की लैंग्वेज थी, लो लेवल और हाई लेवल। बतानी है इनमें से कौन सी हाई लेवल है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जावा, एचटीएमएल, असेंबली और पाइथन। बताइए। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज तो सी थी, लो लेवल बतानी है, लो लेवल कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, असेंबली इज अ लो लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये रहा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कितने प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी पिछले क्लास में पढ़े थे हमने, है ना। मुझे तो लगता है कि अभी कल की बात है। कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? सिंपल 2 प्रकार की, लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस। उनके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उनके प्रकार 2 ही होते हैं, लो और हाई लेवल। अगला क्वेश्चन नंबर 9, असेंबली लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है? गुड, कंपाइलर का सवाल है यहाँ पे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या डिबगर? असेंबली लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है? ट्रांसलेट तो करते हैं ये सारे के सारे ट्रांसलेटर हैं, एक को छोड़ के। हिंट दे देता हूँ, डिबगर आंसर नहीं है इसका। अब 3 में बता दो, दैट इज असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को सिंपल असेंबलर ही ट्रांसलेट करता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है? गुड, लो लेवल, हाई लेवल, बाइनरी, असेंबली? बताओ भैया, पाइथन जो पढ़ने जा रहे हो, जिसका ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो M3R5, किस प्रकार की लैंग्वेज है? पाइथन रट जाना चाहिए, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 11, कंपाइलेशन में कोड किस में बदलता है?
जब कंपाइलेशन करते हैं तो कोड किस में कन्वर्ट होता है? हाई लेवल टू टेक्स्ट, हाई लेवल टू मशीन कोड, एचटीएमएल और पीडीएफ में। पीडीएफ में कन्वर्ट करके क्या करेंगे हम? कंपाइल जब करते हैं तो कोड हमारी भाषा में लिखे होते हैं, उनको हम ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर किस स्टाइल में काम करता है? जो कंपाइलर है कैसे काम करता है? 1 बाई 1, लाइन बाई लाइन, फुल प्रोग्राम एट वंस या रन टाइम? कंपाइलर के बारे में बताया था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में समानता थी कि दोनों कंपाइल करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? एक एक से एक लाइन या पूरा एक बार में? दैट इज पूरा प्रोग्राम एक बार में करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इंटरप्रेटर का काम क्या है? कोड सेव करना, कोड को रन टाइम पर ट्रांसलेट करना, कोड को बंद करना है, लिंक करना। तो ज्यादा फालतू की सवाल नहीं आ गए हैं इसमें, है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है यार? इंटरप्रेटर का काम है इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट माने होता है ट्रांसलेट करना, तो कोड को रन टाइम पर ट्रांसलेट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, असेंबलर किसे ट्रांसलेट करता है? असेंबलर है तो किसे ट्रांसलेट करेगा? सी को, पाइथन को, असेंबली लैंग्वेज को, जावास्क्रिप्ट को? किसे करेगा असेंबलर? सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, असेंबली लैंग्वेज, किसे करेगा? सी को, पाइथन को नहीं करेगा, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है असेंबलर। ठीक। अगला क्वेश्चन 15, कंपाइलर एरर कब दिखाता है? गुड, कंपाइल करेगा तो एरर दिखाएगा। रन टाइम में, कोड सेव करते समय, कंपाइलेशन के समय, आउटपुट के समय? बता चुका हूं मैं। अरे राम, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तब एरर दिखाएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंपाइलेशन के समय। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है भाई लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लिंकिंग के किसके बीच में कनेक्शन बनाता है? लिंकिंग, लिंकर किसके बीच में कनेक्शन बनाता है? यूजर कोड, अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल, रैम, सीपीयू और डेटा और कोड के बीच में लिंकिंग होती है। किसके बीच में लिंकिंग होती है? किसे जोड़ता है वो? यूजर को और कोड को, या अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल को, या रैम सीपीयू को? सिंपल यार, अलग अलग फाइलें होती हैं, उन्हीं को तो लिंक करता है वो। रैम और सीपीयू में थोड़ी लिंकिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, लोडर का काम क्या है? कोड को कंपाइल करना, एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में लाना, कोड को सेव करना, आउटपुट बताना। लोडर क्या करता है? लोड करने का काम करता है। अब इसमें लिखा ही नहीं कि सर हम लोडर ले आए, सामान लाद दो उसमें। तो लोडर तो यही करता है, एग्जीक्यूटेबल मेमोरी को मेमोरी में डाल देता है फाइलों को। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी प्रक्रिया रैम में प्रोग्राम लोड करती है? रैम में कौन सी प्रोग्राम कौन लोड करता है? लिंकर, टेस्टिंग, लोडिंग, डीबगिंग? बताइए। रैम में प्रोग्राम को डालने की प्रक्रिया कैसे होती है? लिंकिंग से, टेस्टिंग से, लोडिंग से, डीबगिंग से? रैम में प्रोग्राम डालने का काम लोडर का होता है, लोडिंग कहलाती है वो प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 19, टेस्टिंग क्यों की जाती है? टेस्ट करने के लिए, स्वाद देखने के लिए, है ना, कोड स्टोर करने के लिए, बग्स निकालने के लिए, स्टाइल ठीक करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। अच्छा, इसमें स्वाद वाला तो लिखा ही नहीं है। टेस्ट करते हैं ना, चीज़ों को चखते हैं, तो चखने से क्या हो जाता है? जब चखते हो तो उसमें कोई कमी होती है, कमी निकालते हैं, बग्स निकाल देते हैं कोई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट टेस्टिंग क्या जांचती है? पूरा सिस्टम, एक एक यूनिट या फंक्शन, आउटपुट या जीयूआई? यूनिट टेस्टिंग, जब यूनिट की टेस्टिंग होती है तो उसे क्या चेक किया जाता है? पूरा सिस्टम, एक यूनिट, फंक्शन या आउटपुट या जीयूआई? जीयूआई तो नहीं है, एक एक यूनिट और फंक्शन को चेक किया जाता है यूनिट टेस्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 21, डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग क्या होती है? कोड चलाना, कोड सजाना, बग्स को ढूंढकर हटाना, डेटा सेव करना। डीबगिंग, बग माने होता है त्रुटियां, गलतियां, तो डीबगिंग माने उन गलतियों को ढूंढकर हटाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। डीबगिंग में कौन सा टूल प्रयोग होता है? इंटरप्रेटर, डीबगर, लोडर या वर्ड? बताइए, कौन सा टूल प्रयोग में होता है? वर्ड तो नहीं होता है, इतनी हिंट मैंने दे दी। ऑप्शन ए, बी, सी में जवाब देना है अब आपको। बताइए भैया, राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीबगर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है? कोड मिटाना, जानकारी देना, रैम बढ़ाना, कोड छिपाना? ओके, कोड छिपाएगा क्यों डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट करना, और डॉक्यूमेंट करने से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन किस रूप में होती है? बाहरी जानकारी किस रूप में होती है? कोड में, अलग गाइड या रिपोर्ट में, रैम में, टूल में? बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 24, काय में होती है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन? मुझे भी नहीं पता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलग गाइड या रिपोर्ट के रूप में होती है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 25,
कौन सी डॉक्यूमेंटेशन कोड के अंतर होती है? यूजर गाइड, इंटरनल आउटपुट या कमेंट्स आउटसाइड द फाइल? डॉक्यूमेंट कोड के अंदर कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बताना है आपको। बताओ भैया, राइट आंसर बता दो कौन सा है डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन। इनको एक एक क्वेश्चन को लिखना जरूर है आपको, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला, सीधी सीधी बात। अब आगे देखने वाले हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन। इनको तो 100% रट लो, एक एक लाइन के हैं, बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। फटाक से देखेंगे और आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है। एल्गोरिथम समस्या को हल करने की चरणबद्ध विधि है। एल्गोरिथम क्या करता है? समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करता है। फ्लो चार्ट प्रक्रिया को चित्रात्मक रूप में दर्शाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, हाई लेवल और लो लेवल। कंपाइलेशन में कोड मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। कंपाइलर एक साथ पूरा कोड ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और चलाता है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ता है। लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम में लोड करता है। और टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। ये 10 लाइनें थी, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। अगली लाइन देख लेते हैं, 11वीं लाइन है। डिबगिंग बग्स को ढूंढकर ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है। डॉक्यूमेंटेशन से प्रोग्राम को समझना आसान होता है। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कोड में कमेंट के रूप में होती है और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन अलग डॉक्यूमेंट के रूप में होती है। सिंटैक्स एरर को कंपाइलर पकड़ता है। लॉजिक एरर का पता रन टाइम में लगता है। यूनिट टेस्टिंग छोटे छोटे प्रोग्राम में भाग जांचे जाते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सभी मॉड्यूल मिलाकर जांचे जाते हैं। और डीबगर स्टेप बाय स्टेप कोड देखने में मदद करता है। और डॉक्यूमेंटेशन टीम वर्क और भविष्य के अपडेट में मदद करती है। ये थे हमारे वन लाइनर। 3 बार पढ़ लोगे, सारी की सारी लाइनें याद हो जाएंगी। पूरा एक चैप्टर लिख दिया मैंने 20 लाइन में। सिंपल सी बात। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग उसका थोड़ा सा एहसान मानो। एहसान कैसे मानोगे? इनको लिख के और याद करके। मुझे आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मतलब नहीं है भाई। तो ये था हमारा सेकंड ट्यूटोरियल पाइथन का। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ जरूर रहिए और सफाई बना के रखिए अपने आसपास। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।